हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तैयारी। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक किनका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर बैठा। कब राजगद्दी पर बैठा? तो 269 बीसी। गद्दी में बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, उसका राज्यपाल था। माता का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी, दिव्यावदान के अनुसार। मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम, इन 4 अभिलेखों में इनका नाम साफ साफ अशोक मिलता है। पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन कहा गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया। कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन। राजा बनने के ठीक 8 साल बाद 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। असर क्या हुआ? इतना भयंकर नरसंहार हुआ कि खून की नदियां देखकर अशोक का कलेजा कांप गया। उसने हमेशा के लिए युद्ध नीति अर्थात भेरी घोष को त्याग दिया और शांति और धर्म की नीति धम्म घोष को अपना लिया। बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। पहले कौन सा धर्म था? तो शुरुआत में वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी बताती है कि वह शैव धर्म का उपासक था, लेकिन बाद में निग्रोध के वचन सुनकर वह बौद्ध बन गया। अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख। अशोक पहला ऐसा राजा था जिसने अपनी प्रजा से सीधे बात करने के लिए अपने पत्थरों पर संदेश खुदवाए। इसकी प्रेरणा उसे कहाँ से मिली थी? तो ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। इन 14 शिलालेखों में क्या लिखा है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रथम शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, मतलब जानवरों को मारना मना है। दूसरा शिलालेख, इसमें क्या है? तो चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तो किसके लिए चिकित्सा व्यवस्था? तो मनुष्य और पशु दोनों के लिए। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और धार्मिक नियमों को बताएं। चौथा, इसमें क्या है? तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष। भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति, धम्म घोष मतलब शांति की नीति, मतलब अब युद्ध बंद और शांति होगी। पांचवा, इसमें क्या है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां अभिलेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 7वां सबसे लंबा है। 9वां, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां अभिलेख, इसमें आदेश दिया गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां अभिलेख में क्या है? तो धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात है इसमें, और 5 यवन राजाओं का नाम भी इसमें मिलता है। 14वां शिलालेख, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी और लिपि क्या थी? तो भाषा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। लिपि 4 तरह की लिपि का प्रयोग किया गया था: ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। तो भारत में मिलने वाले ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा से मिली है। खरोष्ट लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है।
ग्रीक और अरामाइक लिपि इसके अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो अफगानिस्तान वाले इलाके से प्राप्त हुई है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पैंथलर ने खोजा था, लेकिन इसे सबसे पहले पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था सिस्टम? मौर्यकाल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही टाइट और सेंट्रलाइज्ड था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थ, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, उसमें उन्होंने शीर्षस्थ अधिकारी मतलब टॉप ऑफिसर्स को तीर्थ कहा है और इसकी संख्या 18 बताया गया है। जैसे कि पुरोहित किस तरह का तीर्थ था? तो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। समाहर्ता टैक्स कलेक्टर होता था। सन्निधाता किसे कहा जाता था? तो ट्रेजरर को, राजकीय कोषाध्यक्ष भी इसको कहते हैं। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान को कहा जाता था। दुर्गपाल जो दुर्ग रक्षक होता था, और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक होता था। प्रांत और खुफिया विभाग, अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी जिन्हें चक्र कहा जाता था। कौन कौन से 5 प्रांत थे? तो उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और पूर्वी प्रांत। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णागिरी, पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। चक्र फिर विषय में विभाजित थे और सबसे छोटी इकाई गांव थी। प्रांतों के शासक को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। विषय के शासक को विषयपति कहा जाता था और गांव का जो प्रधान होता था उसको ग्रामिक कहा जाता था। 10 ग्रामों का प्रशासन एक अधिकारी करता था, उसका नाम था गोप। प्रशासन की सबसे छोटे अधिकारी गोप होता था। गुप्तचर विभाग, तो यह विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष कहा जाता है। 2 तरह के गुप्तचर होते थे, जो एक वह गुप्तचर जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करता था, दूसरा घूम घूम कर कार्य करता था। तो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहते थे और घूम घूम कर कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था और समाज, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसने इंडिका लिखी, इसके अनुसार सैन्य समिति था। यहाँ मौर्य सेना का रखरखाव 5-5 सदस्यों की 6 समितियां करती थी, मतलब कुल 30 सदस्य। पिलनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे, जबकि जस्टिन के अनुसार घुड़सवारों की संख्या 50,000, हाथी की संख्या 9,000 और रथ की संख्या 8,000 थी। अब समाज का वर्गीकरण हम देखते हैं। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से 7 वर्ग? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। आर्थिक एवं वास्तुकला की खास बातें, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। करेंसी को क्या कहा जाता था? मौर्यकाल की मुख्य राजकीय मुद्रा पर्ण थी जो चांदी की होती थी। वास्तुकला में मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना अशोक के स्तंभ, जैसे सारनाथ का अशोक स्तंभ है जो चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली।
धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित क्विज का अध्ययन करेंगे।